न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभालने वाले, एग्रीकल्चर उनके पास है, पंचायत ग्रामीण विकास उनके पास है। हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। बहुत लंबा आप लोगों को इत्मीनान कराने के लिए अलग अलग राज्य में जाके रैलियां कर रहे हैं सीएए को लेके। कल अमित शाह जी भी यहाँ थे, आप भी लगातार सक्रिय हैं। स्टेट की गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये कुछ लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है। इससे किसी भारतीय की नागरिकता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दुर्भाग्य है कि जो अधिनियम 1955 में बना, आवश्यकता रही तभी बना, और संविधान बनता इसलिए है कि समय के अनुसार जब आवश्यकता पड़े तो उसमें संशोधन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। इस बार जब ये संशोधन आया तो स्वाभाविक रूप से पिछले 5 साल में जब मोदी जी की सरकार थी तब यह 2016 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की, इसमें जो संशोधन हो सकते हैं वो संशोधन किए, और उनका फैसला उनने अपनी रिकमेंडेशन देने के साथ साथ किया। उसके बाद ये लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में आया। राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था तो पास हुआ नहीं, इसलिए ये दूसरे लोकसभा के इस सत्र में आया। अब दुर्भाग्य से कांग्रेस इसके महत्व को जानती भी है और मानती भी है। पाकिस्तान से उत्पीड़ित होकर मजहबी दृष्टि से जो लोग भागकर शरणार्थी के रूप में आए हैं, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, सिख हों, पारसी हों, जैन हों, ईसाई हों, अगर वो शरणार्थी हैं तो उनका साथ देना, उनको नागरिकता देना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी सिर्फ आज नरेंद्र मोदी जी ने ले ली ऐसा नहीं है। ये जिम्मेवारी लेने के लिए महात्मा गांधी ने भी कहा, समय समय पर तत्कालीन सरकारों ने भी इस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयत्न किया। जब मोदी जी ने इस जिम्मेवारी को निभाया कि 2014 से पहले इन मजहब को मानने वाले जो लोग पाकिस्तान से उत्पीड़ित होकर, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से उत्पीड़ित होकर अगर भारत में शरणार्थी के रूप में नारकी जीवन भोग रहे हैं तो उनके जीवन स्तर में बदलाव होना चाहिए और उनके साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। इसलिए संशोधन को लाए। इसमें किसी को कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए और किसी को कोई तकलीफ़ है भी नहीं। तकलीफ़ है सिर्फ कांग्रेस के लोगों को और वामपंथी लोगों को। और ये तकलीफ़ इसलिए है कि उनको लगता है कि यह जो विधेयक है, यह जो अधिनियम है, यह देश में कुछ लोगों को ही प्रभावित करने वाला है, उन्हीं लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला है। तो इसलिए इस अधिनियम को लेकर अगर दुष्प्रचार किया जाए तो शायद वो सफल हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस और वामपंथियों का ये जो प्रयास है ये असफल है। और आप देख रहे होंगे कि उन्होंने तो छोटा सा प्रयास किया, लेकिन आज देश भर में जनता सड़क पर उमड़ घुमड़ के सीएए का समर्थन कर रही है और इसकी आवश्यकता को प्रतिपादित कर रही है और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर रही है। लेकिन तोमर साहब, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और हमने उनसे पूछा था कि संसद में पारित कानून आप कैसे यहाँ स्टेट उसे लागू नहीं करेगा, तो उनका जवाब था कि एग्जीक्यूट तो यहाँ हमें करना है, हम बाध्य नहीं है वो करें। देखिए, मैं समझता हूँ कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है तो भारत के संविधान के प्रति वो अपनी जवाबदेही को उस शपथ में शामिल करता है। ये भारत के संविधान का संशोधन है और नागरिकता का जो विषय है वो सेंटर की सूची में है। संसद ही उसमें नागरिकता का कानून बना सकती है
या समाप्त कर सकती है। और संविधान में अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संशोधन करें और राष्ट्रपति जी उस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दें तो उसको लागू करना ही होगा। ये किसी राज्य की मर्जी पर निर्भर नहीं करेगा। राज्य कुछ दिन तक ऐसे दाएं बाएं झांक सकते हैं, लेकिन ये लागू ही होगा। और कमलनाथ जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उनको निश्चित रूप से अपना कानूनी दृष्टि को दुरुस्त करना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो उनको वकीलों का सहारा लेना चाहिए, लेकिन संवैधानिक पक्षों को एक प्रमुख नेता के नाते इस प्रकार के दुर्लक्ष्य करना ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ये आपकी जबलपुर की रैली जो हुई उस पर भी उन्होंने आपत्ति उठाई। उनका कहना है कि जो स्टेट जल रहे हैं इस मसले को लेके वहाँ आप लोग जा नहीं रहे, यहाँ शांति है, तो वो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भड़काने आ गए हैं। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी की रैली हुई तो आपने आपत्ति उठा दी, सीए के विरोध में आपने रैली क्यों की? अगर मध्य प्रदेश शांत था और मध्य प्रदेश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहते हो कि इसे लागू करना नहीं है, तो आपको सड़क पे आके रैली करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर आप सत्ता में रहकर रैली कर सकते हो तो यहाँ हम प्रतिपक्ष में रहकर सीएए के समर्थन में रैली क्यों नहीं कर सकते? और जब जनमत खड़ा होता है तो सरकारें उसे रोक नहीं पाती हैं। वो एक जबलपुर की रैली नहीं हुई, जबलपुर में हुई, इंदौर में हुई, उज्जैन में हुई, मंदसौर में हुई, रतलाम में हुई, ग्वालियर में हुई, मुरैना में हुई, भोपाल में हुई, सब जगह हुई। तो सरकार में रहते हुए लोगों ने ये समझना चाहिए कि संविधान के प्रति उनका दायित्व क्या है और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन होना चाहिए, दल कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो। एक आरोप वो अक्सर और भी लगाते हैं, सर आप एमपी से भी हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास एग्रीकल्चर है, वो लगाते हैं कि बहुत भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। यहाँ जो बाढ़ से किसान परेशान हुए, उनका नुकसान हुआ, वो मुआवजा आप लोग जानबूझकर नहीं देते, ये अक्सर कहते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया कोई भी आरोप बेबुनियाद है। उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। नेचुरल कैलेमिटी हुई, नेचुरल कैलेमिटी होने के तत्काल बाद यहाँ की सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि केंद्र मदद नहीं कर रहा। और जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि आपने मेमोरेंडम ही नहीं भेजा। जब आपने केंद्र को मेमोरेंडम ही सबमिट नहीं किया तो केंद्र कैसे आपको मदद करे? एक बात। दूसरी बात यह है, केंद्र हर साल एसडीआरएफ में इस प्रकार की कैलेमिटी से निपटने के लिए पैसा देता है और वो पैसा उस समय मध्य प्रदेश की सरकार के पास 800 से अधिक करोड़ रुपया था। तो इनको तात्कालिक राहत उस पैसे से बांटना शुरू करना चाहिए थी, आकलन कराना चाहिए था, केंद्र को मेमोरेंडम भेजना चाहिए था। लेकिन जैसे ही कैलेमिटी हुई, केंद्र का रोना शुरू कर दिया। जब इनका मेमोरेंडम आया तो मेमोरेंडम आने के बाद केंद्र सरकार ने यहाँ इंस्पेक्शन टीम भेजी, अंतर मंत्रालयीन समिति आई, उसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन के बाद हमने 1000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिया। दूसरा, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोग कभी इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि स्टेट से कोई लेटर आए या कोई मुख्यमंत्री मंत्री हमसे मिलने आए। हम लोग लगातार जैसे ही इनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आते हैं और राज्य का पैसा राज्य को दे देते हैं। मनरेगा के लिए जिस दिन हमारे पास यहाँ के मंत्री मिलने गए थे तो जब वो हमें मिले उससे पहले हम पैसा रिलीज कर चुके थे। और एग्रीकल्चर की भी सभी योजनाओं में पैसा पड़ा हुआ है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए कि वो 100% खर्च करे जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो किसान बचे हुए हैं, पात्रता रखते हैं, उनको 6000 रुपया साल मिल सके, उस पर मध्य प्रदेश की सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम डीबीटी करके सारे लोगों को पैसा दे रहे हैं, वो किसान की आय में वृद्धि करने वाला है। अभी तक पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ किसानों को हम 43,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 2 जनवरी को
कर्नाटक के तुमकुर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री ने एक ही स्थान पर खड़े होकर एक बटन दबाकर 6 करोड़ परिवारों को 12,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र किया। हमारे एमपी के भी 2 किसानों को, एमपी के जो किसान थे उनको भी मिला। और आपका ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखेंगे तो ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी, चाहे सड़कों का पैसा हो, चाहे किसी का भी पैसा हो, मध्य प्रदेश की सरकार के पास पड़ा हुआ है और कोई भी पैसा बकाया नहीं है। हमने तो आवास योजना में इस बार 8 लाख मकान का आवंटन मध्य प्रदेश को किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश की पात्रता 32 लाख मकान की बनती है। 14 लाख हमने पहले किए थे पहले चरण में, 8 लाख अभी किए और बचे हुए तीसरे चरण में करेंगे। 2022 तक हर व्यक्ति को मकान देना है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 लाख मकान सरेंडर कर दिए। अब मैं मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं कि भाई 2 लाख मकान सरेंडर कर दोगे तो मध्य प्रदेश में 2 लाख लोग बेघरवार बच जाएंगे, तो उनकी चिंता कौन करेगा। इसलिए आपको मैचिंग ग्रांट मिलाना चाहिए और तत्काल जो है उस जो वापस किया है मकान उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सर वो कहते हैं कि वो 16,000 का आपको रिक्वायरमेंट बताते हैं, 16,000 करोड़ का, और आप सिर्फ 1,000 करोड़ लेते हैं। आपका भी उनने नाम लिया, राकेश सिंह जी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि जो एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको फिक्र नहीं है मध्य प्रदेश की, ये कमलनाथ जी कहते हैं। मैं तो एक उनसे उल्टा पूछना चाहता हूँ, जब केंद्र में उनकी सरकार थी, वो मंत्री थे और उनके दूसरे लोग भी उस समय मंत्री थे, मध्य प्रदेश की सरकार पर संकट आता था तब ये क्या करते थे, ये कितना आवाज़ उठाते थे। हम लोग तो तत्काल, अभी फर्टिलाइज़र की दिक्कत आई है, फर्टिलाइज़र की दिक्कत हमारे आवंटन के कारण नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने वितरण की व्यवस्था को बदला, उसके कारण लाइनें लगना शुरू हो गई। कमलनाथ जी ने मुझे पत्र भेजा कि खाद की हमारे पास कमी है, आप और आवंटन कर दीजिए। 2 लाख मीट्रिक तक हम लोगों ने उसी दिन, कमलनाथ जी का पत्र मिलने के 2 घंटे बाद हम लोगों ने खाद का आवंटन बढ़ा दिया और फर्टिलाइज़र की आपूर्ति करी। लेकिन 16,000 करोड़ कहो या आप 6,000 करोड़ कहो, तो अपने गाल बजाने से कोई पैसा थोड़ी मिलता है, धरातल पर पैसा मांगना चाहिए ना। अगर कोई भी राज्य कहने लगे कि मुझको इतने का पैकेज दे दो, आपकी पात्रता नहीं बनती है तो कैसे दे देंगे। और कैलेमिटी है, कैलेमिटी में जो नुकसान होता है उस नुकसान के नॉर्म्स बने हुए हैं। मनमोहन सिंह जी जब मुख्य प्रधानमंत्री थे तब भी कई बार कैलेमिटी हुई, तो जो मेमोरेंडम मध्य प्रदेश की सरकार ने भेजा उसी को हुबहू मान लिया था क्या उनने? और अगर उनने नहीं माना तो आज की केंद्र सरकार से उनको ये अपेक्षा क्यों करना चाहिए कि वो 16,000 कहेंगे तो 16,000 करोड़ रुपया वो दे देंगे। जो चीज़ धरातल पे होती है और सरकार के पास जो पैसा होता है, केंद्र सरकार के पास पूरा देश है, साल भर नेचुरल कैलेमिटी किसी न किसी हिस्से में होती रहती है। एक आकलन की प्रक्रिया बनी हुई है, वो प्रक्रिया का पालन करते हुए जो पात्रता बनती है उतना पैसा देते हैं। तो 1,000 करोड़ रुपया कोई कम थोड़ी होता है। अब आप 1,000 करोड़ रुपए को इसलिए नकारो कि मैंने मांगे तो ज़्यादा थे, आपने 1,000 दिया तो पहले 1,000 के लिए तो धन्यवाद दो। मतलब आप ये मान के चलते कि कोई भेदभाव नहीं कर रही केंद्र सरकार एमपी सरकार के साथ? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में आके आप देख सकते हैं, मेरे पास कोई भी आदमी योजना में पैसा मांगने आता है, क्योंकि मेरे पास दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें लगभग सभी योजनाएं केंद्र प्रवर्तित हैं और सबको हम पैसा देते हैं। तो मेरे पास कोई भी मंत्री और मुख्यमंत्री परेशान होकर नहीं आता। कभी वो दिल्ली आते हैं तो मेरे से मुलाकात हो जाए, उनका फ़ोटो खिंच जाए और पैसा मांगने गए प्रचारित हो जाए, इतना रस्म अदायगी जरूर होती है। लेकिन मेरे यहाँ किसी व्यक्ति को पैसा आज मिलना चाहिए था और वो 2 महीने बाद मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक सर, कल अमित शाह साहब जबलपुर में बोल गए कि एमपी के लोगों ने गलती कर दी और उसको एहसास हो रहा है सरकार का। वो कह रहे हैं कि अभी अगर चुनाव करा लें कमलनाथ जी तो बीजेपी 2/3 बहुमत से आएगी। उसके मायने अलग अलग तरह से लोग निकाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप बताएं क्या मायने उस बयान के। नहीं, अमित जी ने जो कहा वो अपने आप में सही है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार बनी तो वो बाई चांस बनी है। वोट तो भाजपा को ज़्यादा मिले, लेकिन सीटों का गणित कुछ गड़बड़ा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
दरियाली दिली दिखाई और हम लोगों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना मंजूर नहीं किया, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन गई। अगर हम लोग भी उतना गुणा भाग करना चाहते तो हमारी भी सरकार बन सकती थी, लेकिन भाजपा ने सोचा कि भाई गुणा भाग में नहीं पड़ना चाहिए, कांग्रेस का नंबर ज़्यादा है तो कांग्रेस सरकार बनाने का पहले प्रयास करे। उनने प्रयास किया तो सरकार बन भी गई, लेकिन इस साल भर में सरकार ने अपनी खिलाफत पैदा की। किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की बात की थी, वो उन्होंने नहीं की। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में गरीब आदमी को सहायता मिलती थी, वो नहीं मिलती है। गरीब लोगों को दाह संस्कार के लिए पैसे मिलते थे, वो नहीं मिलते हैं। संबल योजना में जो आदमी को तत्काल राहत मिल जाती थी, वो अब मिलना बंद हो गई है। बिजली का बिल 200 रुपये आता था गरीब आदमी का, अब किसी का 8,000 आ रहा है, किसी का 6,000 आ रहा है। बेरोज़गार नौजवानों के लिए पढ़ने के लिए फ़ीस जमा की जाती थी, उनको रहने के लिए किराया दिया जाता था। गरीब की बेटी का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किया जाता था। विवाह तो हो जाते हैं लेकिन पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बीच में अपनी बहुत विश्वसनीयता खोई है और आज लोग बहुत परेशान हैं, हैरान हैं। और यह सच्चाई है कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने वक्तव्य में कहा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी 1 साल में ही हो गई जो 5 साल में होनी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए भी हानिकारक है। सरकार में अगर आप हो तो आपको जवाबदेही के साथ सरकार चलाना चाहिए। अपने हितों की रक्षा के लिए और भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए आप सरकार चलाओगे तो उस सरकार को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। दोबारा मैदान में आ जाएं जैसा ऐसे मिड टर्म जैसा कोई संभावना तो एमपी में आपको नहीं दिखती कि कोई मध्यावधि की नौबत आएगी? नहीं, एकदम इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि सरकार अपने दायित्व को ईमानदारी से पूरा करे। लेकिन यदि नहीं कर पाई, जैसे भी आप नहीं बोलते लेकिन आपके बहुत सारे बड़े नेता जितने हैं, जिनमें कैलाश जी भी हैं, शिवराज जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, वो कहते हैं बस गिर जाएगी, जल्दी गिर जाएगी। नहीं, मुझे लगता है जब गिरेगी तो कांग्रेस के बोझ से ही गिरेगी। कांग्रेस की सरकार अपने बोझ से ही गिरेगी जब भी गिरेगी। तो मध्यावधि की अभी कोई संभावना आपको दिखती नहीं है आने वाले तो? मुझे तो एकदम नहीं दिखता। अच्छा, एक सर बात और भी है कि ये जेएनयू में जो हुआ उसको लेके बहुत सारे आरोप आपका जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उस पर लगे, एबीवीपी पे भी लगे, बाद में फिर पुलिस ने कुछ और चेहरे लाए। ये क्या इसमें कुछ आपको लगता है साजिश भी हो रही है? क्या है ये वस्तुस्थिति, क्या है इसमें? देखिए, जेएनयू में जो हुआ वो एक छात्र आंदोलन था, फीस को लेके, छात्र संघ के चुनाव को लेके। अब वहाँ भी वामपंथी लोगों का जो प्रवेश है उसके कारण वामपंथी लोग हमेशा छात्रों के कंधे पर रहकर बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। वामपंथी पूरे देश में सिमट चुके हैं, जन आधार खो चुके हैं, लेकिन वो अपने अस्तित्व को इन छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चला के सिद्ध करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य से कांग्रेस भी इस प्रकार की गतिविधियों में पूरी तरह संलग्न रहती है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व भी बहुत बौना हो चुका है और कांग्रेस के नेतृत्व को ये सूझ नहीं रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जेएनयू एक अच्छी संस्था है और उसका उपयोग अध्ययन के लिए होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए होना चाहिए, लेकिन जेएनयू के राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस और वामपंथी ने लोगों ने अपना अखाड़ा बना रखा है। इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा। मुझे लगता है कि इनको इस प्रकार की राजनीति से बाज आना चाहिए। सर, दीपिका पादुकोण एक फिल्म अभिनेत्री हैं, वो जेएनयू चली गई, मौन खड़ी थी, हालांकि उन्होंने कुछ वहाँ जाके बोला नहीं, लेकिन जो आपकी जो आईटी वाली जो ब्रिगेड है उसने बायकॉट दीपिका शुरू कर दिया, बायकॉट छपाक शुरू कर दिया। इसे कैसे देखते हैं आप? वो तो फिल्म आर्टिस्ट है। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में कहीं जा सकता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो आपकी ही पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि नहीं ये तो गलत है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जाके खड़ी हो रही कि जब अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़ा होगा तो उसकी आलोचना करना मजबूरी होगी। लेकिन कोई कहीं भी जाए और किसी कारण से जाए,
जब तक वो स्पष्ट नहीं होता तब तक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसे लपक लिया, लेकिन कांग्रेस ने छपाक को यहाँ टैक्स फ्री कर दिया। छत्तीसगढ़ सीएम तो देखने भी चले गए फिल्म। तो ऐसे लग रहा है कि दीपिका बनाम अजय देवगन की दोनों जो मूवी मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है अप्रासंगिक हो चुका है, और इसलिए उसे मालूम नहीं कि उसे करना क्या है। कि मतलब एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो उसको जो भी कुछ करना चाहिए वो जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, तर्क के आधार पर करना चाहिए, तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। लेकिन जो उनका बौनापन है वो कांग्रेस पार्टी को भी ख़त्म कर रहा है और देश को भी नुकसान कर रहा है। सर 370 कश्मीर में ख़त्म करने के बाद, राम मंदिर वाला फैसला आने के बाद 2 इलेक्शन हुए, हरियाणा और महाराष्ट्र, वहाँ ठीक आपकी मर्जी के अनुरूप नतीजे नहीं आए। सीए के बाद झारखंड में भी नहीं आए। तो कांग्रेस कह रही है कि पब्लिक ने मतलब तय कर लिया कि करना क्या है। आप सहमत हैं इस बात से? कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकती है, वो देखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक धारा 370 का सवाल हो, या राम मंदिर का सवाल हो, या सीए का सवाल हो, ये सवाल हमारे लिए वोट का विषय न कल थे, न आज हैं, न आने वाले कल में भी हमारे लिए राजनीति का विषय होंगे। ये देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं और देश को दिशा देने के लिए जो आवश्यक है वो काम किया जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो या फ़ायदा हो, भारतीय जनता पार्टी कभी इसकी परवाह नहीं करती। सर थोड़ा सा, आप एमपी के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं देश के अलावा। एमपी में अलग अलग बीजेपी के नेता, मतलब कभी शिवराज जी के कहीं आंदोलन, गोपाल जी के कहीं आंदोलन, राकेश जी के कहीं आंदोलन, कैलाश जी के कहीं आंदोलन। तो सीएम खुद कहते हैं कि अब जो भगदड़ सी मची हुई है बीजेपी में, कहते हैं कि भाई वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि लीड कौन करे। आपकी टिप्पणी? नहीं, सीएम कुछ भी कहें उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सीएम को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक सदस्यों का दल है, और भारतीय जनता पार्टी अपना भला बुरा खुद सोच सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर 4-5 नेता महत्वपूर्ण हैं और एक कद के हैं, और सब जनता की लड़ाई अगर अपनी अपनी जगह लड़ते हैं, तो इसको देखकर कांग्रेस में जलन क्यों होती है? कांग्रेस भी चाहे तो अपने अपने छत्रपों को खड़ा कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी में नेता इतने बड़े सयाने हैं, उनका अपना महत्व है अपने अपने क्षेत्रों में। तो जहां जनता के प्रति अन्याय और अत्याचार होता है तो प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक ही है। वो कह रहे हैं लीड करने की होड़ मची हुई है एमपी भाजपा के नेताओं में। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि कमलनाथ जी को, भाजपा को कौन लीड करेगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा नेतृत्व सक्षम है इसके लिए। तोमर साहब, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत सारे मसलों पर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने बात की, देश के मसलों पर भी बात की, राज्य के मसलों पर भी बात की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।